राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को जब से वो सत्ता में नहीं है तब से उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को बिजी रखा हुआ है। वो कुछ ना कुछ काम उनसे होमवर्क कराते रहते हैं। अब वो अपनी फाइलें जो चली गई अंदर उसे फिर से निकलना, उससे फिर से रिकॉर्ड निकलना। बहुत अनयूजुअली हाई जो नंबर है जो कि वोटर लिस्ट में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर लिस्ट जारी करके क्यों नहीं चुनाव आयोग दे देता है। कोई जाति के आधार पर तो वोट होता नहीं है कि ये बूथ जो है ब्राह्मणों का है, ये क्षत्रियों का है, तो जाति वाला क्यों मांगा गया? खाद लेने के लिए, पानी लेने के लिए, राशन लेने के लिए, तेल लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं हो। मैं इस तरह की चीज़ों का विरोधी हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये बार बार इसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, लेकिन आप मुझे समझाती रहिए प्रतीक्षा जी, मैं नहीं समझूंगा। लोगों का शोषण, दमन, उनका अधिकार खत्म हो रहा है, उसको बोलते जाओ, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करो, उत्तेजना पैदा करो और विद्रोह कराओ। तो वो एक लोकतंत्र में राहुल गांधी जी प्रयोग करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। खबरों को गढ़ने वाले, खबरों को हर पहलू को बनाने वाले, रचने वाले इस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं। मेहमानों का परिचय करा के तब विषय पर जाऊंगी। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे सामने सबसे आगे की सीट पे बैठी हैं, उनके बगल में रामकृपाल जी दिख रहे हैं, राजकिशोर जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं, आंकड़ों के जानकार और अपनी बात मजबूती से रखने वाले, और विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बैठकर बातचीत करने के लिए बुलाया। उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि ये जो राहुल महाराष्ट्र चुनाव जो 2024 में हुआ, जिसके परिणामों को लेकर, जिसकी वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या अब चुनाव आयोग उन्हें बैठकर समझाने जा रही है? कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई कि वीडियोग्राफीज क्यों डिलीट की जाती हैं। चुनाव आयोग की तरफ से 40-45 दिन बाद अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो किसी भी जगह का जो चुनाव हुआ रहता है उसके वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं। सामान्य तौर पर ये उनका अपना एक नियम है। इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। ये मामला चल ही रहा था चुनाव आयोग के एंगल से। इसी बीच बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट पर काम करने के लिए 1 महीने का समय मांगा, जिस पर कि सवाल उठने लगे। इस बार कार्यक्रम की शुरुआत विनोद अग्निहोत्री सर से ही शुरू होगी। सर, आपने अभी देखा कि चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल राहुल गांधी, कांग्रेस उठाते हुए दिखाई पड़े। अब चुनाव आयोग ने जब ये कह दिया कि बिहार में हम नई वोटर लिस्ट बनाएंगे, 2003 के पहले के जो जन्म प्रमाण पत्र हैं डॉक्यूमेंट्स देंगे, आधा बिहार बाढ़ की वो में डूबा रहता है। जो ये दिया गया कि तर्क उस पर कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से सहेजेंगे, प्लस कांग्रेस का लगातार चुनाव आयोग पर सवाल। क्या ये जो पूरी कहानी है इसमें चुनाव आयोग अब थोड़ा सवालों के घेरे में दिखता है? देखिए, अब अगर चुनाव आयोग ने उनको बुलाया है बातचीत करने के लिए तो बातचीत करने जाना चाहिए, उनको अपने सारे मुद्दे लेके जाना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं, जो आपत्तियां हैं, चाहे वो महाराष्ट्र को लेकर के हों, चाहे बिहार को लेकर के हों, चाहे मतदाता सूचियों को लेकर के हों, जो भी हो वो चुनाव आयोग के सामने रखना चाहिए और उनसे जो जानकारी है लेनी चाहिए। 45 दिन वाला नियम अभी चुनाव आयोग ने बदला है। पहले उसका कोई वो नहीं था, अभी समय सीमा तय कर दी कि 45 दिन में हम डिलीट कर देंगे अगर उसमें, तो वो एक तकनीकी मामला है। अब प्रश्न आता है कि बिहार वाला, ये ज़्यादा गंभीर मसला है। देखिए, बिहार में लगभग मतदाता सूचियों का काम पूरा हो चुका था, लेकिन फिर चुनाव आयोग ने ये नोटिफिकेशन किया कि उसको जो है 1 महीने का समय चाहिए, और जो 2003 से पहले और 1987 से पहले के मतदाता जिनका जन्म हुआ है वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दें और डॉक्यूमेंट 4-5 उन्होंने सूची दी है। उसमें दिलचस्प बात यह है, एक जाति प्रमाण पत्र की भी सूची मांगी है। कल मुझे कोई बता रहा था, मैंने देखे ही नहीं है, लेकिन जैसा कि वहाँ के बिहार के एक सज्जन बता रहे थे, तो मैं एक तो जाति प्रमाण पत्र वाले से मैं बड़ा आश्चर्य वो हूँ कि भाई मतदाता होने के लिए जाति का प्रमाण देना क्या मतलब? वो तो जाति जनगणना होगी तो आ ही आएगा, उसमें कोई जाति के आधार पर तो वोट होता नहीं है कि ये बूथ जो है ब्राह्मणों का है, ये क्षत्रियों का है। तो जाति वाला क्यों मांगा गया? क्या मतदाता समूहों को चिन्हित करने का इरादा है चुनाव आयोग का? एक तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा कि एक अजीब सी बात लगी। दूसरी बात ये है कि 2003 से पहले जिनका जन्म हुआ, शायद वो लोग प्रमाण पत्र दे भी दें, क्योंकि तब जो बच्चे पैदा हुए, अस्पतालों में पैदा हुए, म्यूनिसिपैलिटीज़ में उनका रिकॉर्ड होगा, है गांव में तब भी नहीं होगा। लेकिन 1987 से पहले वाले जो हैं, तो यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, किसी का कोई ऑफिशियल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सबका प्रमाण पत्र वही होगा, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, क्योंकि हम गाँव घर में पैदा हुए, देहात में, और हमें लगता है अस्पताल में शायद ही कोई पैदा हुआ होगा, कोई अगर ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हुआ होगा। और देहात में तो तारीख भी क्लियर नहीं थी,
हमारी अम्मा ने तो बताया कि बड़े दिन के तुम 27 दिन के थे तब हमने तारीख निकाली अपनी। तो ऐसे में, और ये चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि बिहार के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम सब लोग वोट डाल चुके हैं लगातार। जो लोग 2003 के पहले पैदा हुए या 87 से पहले पैदा हुए, उन्होंने कई विधानसभाओं लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। तो क्या अगर हमारी वैलिडिटी या हमारा मतदाता होना संदिग्ध है, जिसको आप पुष्ट करना चाहते हैं, तो क्या पिछले जो हमने वोट डाले वो इनवैलिड हो जाएंगे? क्या उन वोटों जो सरकारें चुनी गई हैं क्या इलेजिटिमेट हो जाएंगी? इसका क्या स्पष्टीकरण है? तो मुझे ये बात थोड़ी सी असामान्य लगती है कि ये चुनाव आयोग, हाँ आप ये मांगिए। देखिए, चुनाव आयोग का काम है कि फर्जी वोटिंग को रोकना, मतदाता सूचियों का समय समय पर संशोधन करना। तो उसके लिए आप जो नए मतदाता आ रहे हैं उनसे आप वो मांग लीजिए कि भाई आपका आयु प्रमाण पत्र क्या है। जन्म प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र में फ़र्क है। आयु प्रमाण पत्र तय होता है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से। जन्म प्रमाण पत्र का मतलब अस्पताल का रिकॉर्ड चाहिए जो म्यूनिसिपैलिटी में जाता है और वहाँ से जारी होता है, या देहात में ग्राम प्रधान अपने स्तर से वो तहसील में जाके करते हैं, उसका एक प्रक्रिया है। तो वो अलग चीज़ है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है ये गंभीर विषय है और चुनाव आयोग को इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से बात करके कोई निर्णय लेना चाहिए, कोई नीति निर्देशन तय करना चाहिए। ऐसे नहीं, क्योंकि देश बड़ा विविधतापूर्ण है। मैं चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन उसी कार्य पद्धति में ये एक पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया गया, नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके की चर्चा अभी लगातार हो रही है रामकृपाल सर, कि राहुल गांधी जो लगातार सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, अब चुनाव आयोग ने उनको बुला लिया है कि आओ भाई हम बात कर लेते हैं। कितनी संजीदगी, कितनी गंभीरता से इस विषय को लिया जाए? आपके 3 सवाल थे। एक तो बिहार वाला, मैं समझता हूँ बिहार पर बहुत विस्तार से विनोद जी ने कह दिया, इसलिए मैंने आपसे चुनाव, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, बड़े विषय पर मैं बहुत थोड़े में बोलना चाहता हूँ। इस देश में जिसको एक पहचान बोलते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़, गांव में भी अगर आप जाइए तो आपकी पहचान के लिए कुछ तो होता है। बैंकों में तो बाकायदा अगर आप खाता खोलने जाते हैं तो आपको पता है क्या क्या देना पड़ता है। जितनी भी चीज़ें हैं, कोई सरकार से किसी तरह की सुविधा लेना या कुछ भी करना, उसके लिए आपको कोई न कोई आइडेंटिफिकेशन या जो भी है प्रमाण देना पड़ता है। मेरा एक सवाल ये है कि जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रमाण ज़रूरी है, तो इस देश के लोकतंत्र का जब चयन हो रहा है और लोकतंत्र के मुखिया का जब चयन हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। उसके लिए अगर कोई वोट डाल रहा है तो निश्चित तौर पर कम से कम वे तमाम नियम कानून लागू होने चाहिए कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए प्रमाण दीजिए, लेकिन वोट के लिए आपका नहीं हो तो भी चलता है। मैं इस प्रवृत्ति के खिलाफ हूँ। और किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में एक आपको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ती है। बहुत सारे जगह तो नागरिकता के कार्ड अलग होते हैं बाकायदा। तो ये मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये अनुरोध है कि फर्जी वोट नहीं पड़ने चाहिए। ये तो चुनाव आयोग भी चाहती है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पैसे के लिए आपको बैंक खोलने के लिए, खाद लेने के लिए, पानी लेने के लिए, राशन लेने के लिए, तेल लेने के लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं हो। मैं इस तरह की चीज़ों का विरोधी हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से अभी रामकृपाल सर ने भी कहा कि राहुल को लेकर के चुनाव आयोग ने जिस तरीके से उनको बुलाया है, राहुल के लगातार जिस तरीके से सवाल हैं, क्या राहुल की जो जिज्ञासा है वो शांत होगी? नहीं, ये सिर्फ राहुल गांधी की जिज्ञासा की बात नहीं है, ये सारे देश के लोगों की जिज्ञासा की बात है। देश के लोग जानना चाहते हैं ना कि जो सवाल वो उठा रहे हैं वो सवाल वाकई में वैलिड हैं कि नहीं है, या वो बेमानी सवाल हैं। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कोई बहुत ट्रांसपेरेंट उसका एक्सप्लेनेशन अभी तक दिया नहीं है। वो सिर्फ उसको डिसमिस कर देता है और ये कह देता है कि ये सारा कुछ सेटल हो चुका है, वीडियो फुटेज हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि राइट टू प्राइवेसी उससे वायलेट होती है। लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं वो तो वैलिड है ना भाई। अगर 8% का वोट इंक्रीज ऑफिशियल वोटिंग टाइम के बाद शाम के जो फिगर्स हैं उससे सुबह के फिगर में 8% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है वोटिंग परसेंटेज में, तो कोई भी सोचना मतलब ये तो वाजिब है, लाजमी है कि कहाँ से इतने वोटर आए। तो
उनकी क्या पहचान थी, वो कौन थे, वो कैसे इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ गई, या वोटर लिस्ट में भाई करीब 4-5 लाख 50 लाख लोग अगर बढ़ जाते हैं तो ये तो इसका हिस्टोरिकल ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, पिछले कई चुनाव में भी हुआ है, तो विधानसभा और लोकसभा के फिगर्स में डिफरेंस आया है, बड़ा डिफरेंस आया है। लेकिन ये जो इस बहुत अनयूजुअली हाई जो नंबर है जो कि वोटर लिस्ट में इंक्रीज दिखाई दे रहा है, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर लिस्ट जारी करके क्यों नहीं चुनाव आयोग दे देता है, क्यों नहीं चुनाव आयोग इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि भाई ये है लोकसभा की वोटर लिस्ट, ये है विधानसभा की वोटर लिस्ट। इसको तो मतलब पब्लिक करने में चुनाव आयोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी पार्टियों को वोटर लिस्ट दिया ही जाता है। अब वो उसको डिजिटल और रीडेबल फॉर्म मांग रहे हैं तो उस पर क्या प्रॉब्लम है? चुनाव आयोग उनको इतनी डिसमिसिव तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है? ठीक है, राहुल गांधी चले जाएंगे, बात कर लेंगे, चुनाव आयोग क्या समझाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन चुनाव आयोग कितना ट्रांसपेरेंट है ये हम भी तो देखना चाहेंगे, देश भी तो देखना चाहेगा, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का आधार ही वही है कि हमारे निष्पक्ष चुनाव हो जिसमें कि वोटर लिस्ट भी फेयर तरीके से हो। नहीं, समस्या वो नहीं थी, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि समस्या वो है कि जहां पर कांग्रेस को वोट चले जाते हैं वहां पर फिर ईवीएम फिर चुनाव आयोग की चर्चा नहीं होती। महाराष्ट्र के चुनाव में प्रतीक्षा नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव में कई सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस जीती है और उसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से वहां वोटर्स की संख्या में बढ़ाव देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही फायदा हुआ है, लेकिन अगर एक सवाल उठा है तो चुनाव आयोग को सीरियसली उसको पब्लिक डोमेन में लाके एक्सप्लेन करना चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी का है, वो जाए ना जाए वो उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, जाना चाहिए उनको, उस पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को ट्रांसपेरेंटली इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। दूसरा एक जो कि संदेह किस वजह से पैदा होता है, जब राहुल गांधी ने ये उठाना शुरू किया मुद्दा, तो एकदम से चुनाव आयोग को क्या जरूरत थी वो पुराना कानून बदल देने की? 45 दिन का कर देने की। 45 दिन पहले 1 साल तक का नियम था कि मिनिमम टाइम लिमिट तो कुछ नहीं है, लेकिन 1 साल तक के अंदर में कोई भी उठा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, और चुनाव आयोग उसको वो जानकारी देता है। अब उसको एकदम से 1 साल वाला हटा के 45 दिन, जब ये सवाल उठा तो चुनाव आयोग ने क्यों कर दिया? ठीक है, थोड़ा संदेह तो उसकी वजह से भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, राहुल गांधी और चुनाव आयोग के संबंध जो पिछले कई समय से बड़ी चर्चा में बने हुए हैं। देखिए प्रतीक्षा, सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को जब से वो सत्ता में नहीं हैं तब से उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को बिजी रखा हुआ है। वो कुछ ना कुछ काम उनसे होमवर्क कराते रहते हैं। अब वो अपनी फाइलें जो चली गई अंदर उसे फिर से निकलना, उससे फिर से रिकॉर्ड निकालना, हरियाणा का भी मांग रहे हैं वो हिसाब। हाँ, वो चुनाव आयोग को बिजी रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी चीज़ है कि जब राहुल गांधी जी आए थे सत्ता में, आपने कहा राहुल गांधी मेरा पसंदीदा विषय है, वो इसलिए भी मेरा पसंदीदा विषय है, जिस समय राहुल गांधी जिस राजनीति में आए थे 2000 में जब शुरुआत हुई थी, 2004 में वो जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, मुझे लगता था कि अब असल में देश में एक नई राजनीति आएगी। अब वो लोग आ रहे हैं राजनीति में जिनको कोई पद की सत्ता की लालच शायद नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस माहौल से आ रहे हैं जहां वो उनको विरासत में मिली हुई है। लेकिन हुआ उसके विपरीत। आज राहुल गांधी जी ऐसे मामलों में बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। आप अभी तक ईवीएम पे लगे हुए थे, जब ईवीएम थोड़ा सा बैकग्राउंड में गया तो अब आप ले आए कि वोटर लिस्ट ले आए। अब अगर एक आम आदमी जिसने इस पर रिसर्च नहीं किया हुआ, जिस पर पढ़ा नहीं है, वो ये समझेगा जरूर कोई हेर फेर हुई है, क्योंकि जो इन्हें दिया गया है, जिस मेन सीट की ये बात कर रहे हैं, नागपुर साउथ वेस्ट की ये बात कर रहे हैं कि वहां पे 8% वोटर बढ़ गए। 2024 में 3 से 4% के आसपास कुछ ओवरऑल वोटर जुड़े थे नए, जिसमें यूथ था, जिसमें महिलाएं थी, सब तरह के वोटर उसमें जुड़े थे। वो जो नागपुर साउथ वेस्ट की सीट है प्रतीक्षा, वो आरएसएस का गढ़ है। वहां पे वोटर का बढ़ना इतनी बड़ी शायद घटना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संघ की काम करने की स्टाइल है, बड़ा स्ट्रक्चर्ड ग्राउंड से काम होता है और ऊपर तक उसका नतीजा दिखता है। वो जो सीट है वो 2009 से उस पर देवेंद्र फडणवीस जी जीत रहे हैं और लगभग इतने मार्जिन या इससे ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं।
अगर हम 2024 की अभी जो पिछले चुनाव की बात करें, वहां पे जो हुआ, देवेंद्र फडणवीस जी के वोटिंग परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आया। उनको जितने मिले तो उतने ही मिले। कांग्रेस के वोट में 6% का इजाफा हो गया। तो क्या भाई जो वो 8% जो नकली वोट थे जो आप कह रहे हो, वो कांग्रेस को वो बीजेपी ने, आरएसएस ने कांग्रेस के लिए जोड़े थे। उस सीट पे जो सबसे बड़ा स्विंग आया था, जो कांग्रेस के बीजेपी के फेवर में गया था 2014 में, जब मोदी फैक्टर था, तब उस सीट पे एक बहुत बड़ा मार्जिन हो गया था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। एक बड़ा फर्क आ गया था जो अभी तक ब्रिज नहीं हो पाया। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उसको काफी हद तक कवर किया है, लेकिन अभी भी वो जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। अगर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से कोई ये सवाल पूछे जाके, भाई अगर बीजेपी ने 8% नकली मतदाता जोड़ा है तो तेरे लिए जोड़ा है क्या? तो ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी जी के पास जैसे ईवीएम के मामले पे नहीं है, इस मामले पे नहीं है। राहुल गांधी और चुनाव आयोग की जो चर्चा इतने दिनों से चल रही है, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर वो फिर से सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस पूछ रही है, मैं पूछ रहा हूं, इसलिए चुनाव आयोग इस तरीके का टाल मटोल कर रही है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए प्रतीक्षा जी, अगर विपक्षी दल पूछ रहा है तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा और उसकी जो शंका है उसका समाधान करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे नहीं, इसके पीछे कुछ झूठ हैं जो लगातार विपक्ष की तरफ से भी बोले जा रहे हैं, और कि इतने % वोट बढ़ गया। दूसरे दिन पोलिंग का जो आंकड़ा आता है वो 5 बजे तक आता है और 6 बजे तक पोलिंग होती रहती है। उसके बाद जो कतार में लोग लगे रहते हैं, फिर उसके बाद वो जब तक वो लगे रहते हैं तब तक पोलिंग चलती रहती है। तो ये बार बार इसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, लेकिन आप मुझे समझाती रहिए प्रतीक्षा जी, मैं नहीं समझूंगा, ये अलग विषय। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग को लगातार वो सीजर्स वाइफ वाली जो कहावत है, हालांकि बड़ी सामंती कहावत है, हमेशा महिलाओं को ही क्यों अपनी मतलब शुद्धता सिद्ध करनी पड़े, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर ये बार बार उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अभी बिहार को लेकर बात हुई थी, बिहार को लेकर सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र की बात नहीं है, आधार कार्ड या जो भी सारी चीजें हैं वो सब चीजें वहां पर बीएलओ जाएंगे आपके घर घर जाकर और वो सारा डिटेल वहां पर लेंगे, और उसके बाद ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर सर, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, कांग्रेस इसमें ये सवाल उठा रही है कि इतना बड़ा बिहार और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो 1 महीने में ये काम पूरा कर लेगा। सवाल इस पर उठ रहा है 25 दिन में ये काम पूरा कर ले। सवाल इस पर उठ रहे हैं कि आप 25 दिन में कैसे, या तो फिर वही काम करेंगे जो आप महाराष्ट्र में किए थे। ऐसा कांग्रेस का और विपक्ष का पक्ष। तो महाराष्ट्र में तो वोटर बढ़ गए थे ना, ये बात हो रही थी ना, महाराष्ट्र में तो नए वोटर्स बढ़ गए थे, इस तरीके की बातें हो रही थी ना। यहाँ तो मतलब चिंता ये होनी चाहिए घट जाएंगे, मतलब बढ़ते तो एक अलग बात होती है। लेकिन ठीक है, अब 25 दिन में कैसे करेंगे चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगा। लेकिन ठीक है, कांग्रेस ने अगर सवाल उठाया है तो जवाब दे। परंतु मुझे लगता है कि अगर चुनावी सूची अगर शुद्ध करने की दिशा में कोई काम चल रहा है और अगर उसमें कोई अनियमितता बरतती हुई दिखाई पड़ती तो उस पर निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें जो ग्राउंड पर मजबूत होता है वो अपने वोटर्स बढ़ा ले जाता है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ये काम पहले करती रहती थी। इस बार जब यहां पर संघ और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुए तो उन्होंने वोटर घटाए बढ़ाए, इसको लेकर बड़ा संघर्ष चला और उसके बाद इनका असर दिखाई पड़ता है। तो अब ये विपक्ष का ये हक है, वो चुनाव आयोग से वो बात करता रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग को भी उसमें मुझे लगता है कि अगर बुलाया था तो राहुल गांधी चले जाते तो शायद गंभीरता आती। इससे यह बात स्पष्ट होती कि वो इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं और चुनाव आयोग की जो सैंटिटी है उस पर वो लगातार सवाल उठाए रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जाते और उसमें अगर कोई अनियमितता होती तो उसका ज्यादा प्रभाव होता। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग को लगातार कहीं से भी कोई दल अगर सवाल उठाता है तो उसको जवाब तो देते ही रहना पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं। अवधेश सर, राहुल गांधी जी का सवाल है तो पुराने समय में जो वामपंथी होते थे खासकर, वो एक ही काम करते थे कि सच से कोई मतलब नहीं रखो, पूरी सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में है। न्यायपालिका से लेके पार्लियामेंट, सरकार, यूनिवर्सिटी, चुनाव आयोग सब उसकी मुखापेक्षी है। लोगों का शोषण दमन, उनका अधिकार खत्म हो रहा है, उसको बोलते जाओ, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करो, उत्तेजना पैदा करो और विद्रोह कराओ। तो वो एक लोकतंत्र में राहुल गांधी जी प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया में इस समय एक नियो लेफ्टिज्म यही कर रहा है, तो राहुल जी वही कर रहे हैं। मैं उस आंकड़े को दे सकता था लेकिन समय की कमी है। तो वो चुनाव आयोग कुछ भी कहेगा, आंकड़े कुछ भी होंगे, वो यही बोलेंगे, यही करेंगे, आगे भी वो यही करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं और पैरेलल ही एक नया मुद्दा
आरएसएस के सरकारेबा दत्तात्रेय होसबोले ने उठाया है कि 2 शब्द जो संविधान की आत्मा में एक तरीके से जोड़े गए थे, उनकी क्या आवश्यकता थी। ये एक जो विषय इस वक्त देश में चर्चा का मुद्दा बन रहा है, वो कितना एक्सटेंड होगा वो देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये विषय आपके और हमारे जीवन को कितना प्रभावित करेगा, सोशल तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर, इसका असर कितना होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आप सब मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आप सबका भी कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, सवाल का इंतजार है। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।